एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी में ही कई बार पूछा जाता है कि ये जो भी एसिड हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, या फिर ये जो बेस है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। चलिए, तो पहले तो यहाँ पे देखिए कि कैसे हम डिसाइड करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये एसिड है RCOOH है, ये आपका एसिड है ना, और ये आपका डिसोशिएट हो जाता है, और डिसोशिएट होने के बाद ये आपका बनाता है RCOO- और +H+। ये जो यहाँ पर RCO- बना है, ये इसकी टेंडेंसी है H+ के साथ जुड़ने की और रिएक्शन को पीछे लेकर जाने की। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ H+ के साथ जुड़ना चाहती है तो वो उसकी नेचर कैसी है, वो बेसिक है, बेस है। अगर कोई चीज़ H+ को अपने साथ जोड़ना चाहती है तो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है, एसिड या बेस? एसिड एसिड को जोड़ेगा। अगर ये H+ को अपने साथ जोड़ना चाहती है तो ये बेस है ना, बेस है। दैट मीन्स ये इसका बेस है एक तरीके से, तो इसे बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस, इसे बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। दैट मीन्स यहाँ पर RCO- RCOH का कॉन्जुगेट बेस है। आप RCOH को कब स्ट्रॉन्गर एसिड बोलोगे? जब, पहला ऑप्शन, जब RCOH- H+ के साथ जुड़ने की टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग दिखाता है, रिएक्शन को पीछे ले जाता, तब, या RCO- H+ के साथ जुड़ने की टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाता और रिएक्शन को पीछे ले जाने की कोशिश नहीं करता, तब। कौन से में, फर्स्ट में या सेकंड में? पहले वाले में। अच्छा, पहले वाले में तुम ये कह रहे हो कि RCO- H+ के साथ जुड़ना चाहता है और रिएक्शन को पीछे ले जाता है। जब पीछे ले जाएगा तो H+ तो सॉल्यूशन में बचेगा ही नहीं, तो कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई? भाई ये है सेना का जवान, ये है सेना का जवान, और यहाँ पे चल रहा है युद्ध का मैदान। आप सैनिक को कब एक तरीके से बोलोगे बहादुर है? जब वो युद्ध के मैदान में डटा रहता है, या फिर वो पीछे भग जाता है, घर भग जाता है? हैं? जब डटा रहता है। डटेगा कब? ये कब RCOH आपको H+ देता है? RCOH क्यों एसिड है? क्योंकि वो जब आप उसको सॉल्यूशन में डालते तो आपको H+ देता है, यही है ना। तो कब H+ देता है वो आपको? ज्यादा नहीं उलझाते भाई, ध्यान से समझो। ये अगर टूट के यहाँ पर H+ आपको दे रहा है तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, और नहीं दे रहा है, रिएक्शन को पीछे ले जा रहा है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब इस पर इतनी लंबी बहस नहीं कर रहे, ठीक है। इसके लिए क्या है कि RCO- जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो H+ के साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। RCO- अगर खुद में स्टेबल होगा तो H+ के साथ जुड़ने की ज़्यादा कोशिश नहीं करेगा, ज़्यादा कोशिश नहीं करेगा तो आपको सॉल्यूशन में H+ देगा। और अगर RCO- खुद में स्टेबल नहीं है तो H+ के साथ जुड़ेगा और रिएक्शन को पीछे ले जाएगा, तो वो आपको सॉल्यूशन में ऐसे H+ नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चर्चा की जाएगी वो RCO- के बेस्ट पे की जाएगी कि RCO- कब स्टेबल है, कब स्टेबल नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मीसोमेरिक इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग। मीसोमेरिक इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग। मीसोमेरिक इफेक्ट मतलब एक तरीके से किसी ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट है ना, रेजोनेंस ऑफ ए ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो देखिए, NH2, जो NH2 ग्रुप है वो अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग में अंदर एक तरीके से डीलोकलाइज करता है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट है उसे बोलेंगे +M टाइप का इफेक्ट दिखाता है। जब कोई ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसी कॉन्जुगेट सिस्टम में, ये कॉन्जुगेट सिस्टम है बेंजीन रिंग का,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और NH2 के पास अपने लोन पेयर है, तो NH2 अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा, तो इसे बोला जाता है प्लस इफेक्ट, मतलब प्लस में यहाँ पर प्लस M इफेक्ट। ठीक है, अब हम ये जो प्लस M इफेक्ट है इसको देखेंगे कि ये जो पोजीशंस हैं, जैसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहां पर कोई ग्रुप लगा है G, तो ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है ग्रुप G के रेस्पेक्ट में दोनों सेम पोजीशन है। इन पोजीशंस का क्या नाम है? ऑर्थो। इन पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी आपकी ऑर्थो पोजीशन है। ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है, इनका क्या नाम है? मेटा। इनका नाम है मेटा। और ये जो पोजीशन इसका क्या नाम है? ग्रुप के जस्ट अपोजिट पे जो दिखती है इसे होता है आपका पैरा। ठीक है, तो अगर बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप लगा है तो उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में 3 पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब कोई ग्रुप लगा होता तो उसका इफेक्ट ऑर्थो, मेटा, पैरा पर तीनों पर सेम तरीके से आता है या अलग अलग आता है। तो देखिए ये बॉन्ड ये अपने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा तो ये बॉन्ड आपका इधर जाएगा, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो अगली इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपकी क्या बनेगी? अगली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर ये माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड ऐसे है, ये आपका ऐसे, यहाँ पर ये डबल आ गया, यहाँ पर ये NH2 और ये आपका प्लस। अगली स्ट्रक्चर में हम इसको ऐसे दिखा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? आपका यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और डबल बॉन्ड यहाँ पर आपका NH2 प्लस। अगली स्ट्रक्चर में ये आपका ऐसे आ जाएगा, हम इसे क्या दिखा देंगे? आपका हो जाएगा ये आपका माइनस, ये आपका ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पर आपका NH2 प्लस। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये आपका वापस ऐसे आ जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये NH2 और वापस इसके पास लोन पेयर। जो भी आपने स्ट्रक्चर देखी पे माइनस चार्ज किस किस पोजीशन पे आया? ऑर्थो पर आया, पैरा पर आया, ऑर्थो पर आया। दैट मीन्स अगर आप इनका रेजोनेंस हाइब्रिड आपका यहाँ पर बनाते हैं तो रिंग के अंदर आपका क्या घूम रहा है? रिंग के अंदर आपका माइनस चार्ज घूम रहा है, और माइनस चार्ज में यहाँ पर देखें तो डेल्टा माइनस आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, ये आपको ये दिखेगा, और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर NH2 और यहाँ पर आपको डेल्टा प्लस दिखेगा। दैट मीन्स जो मीसोमेरिक इफेक्ट है बेंजीन रिंग पर तीनों ऑर्थो, मेटा, पैरा पर नहीं होता, केवल किस पे दिखाई दिया हमें? ऑर्थो और पैरा पर। उसी तरीके से माइनस M को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका ये H, ये माइनस M इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? ये बॉन्ड आपका ऐसे जाएगा, ये आपका ऐसे आएगा, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पर ये C, और यहाँ पर आपका ये O माइनस, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये H आ जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड आपका ऐसे। फिर क्या हो जाएगा? ये आपका इधर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पर C O माइनस और यहाँ पर आपका H। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर क्या दिखा देंगे? इसको इधर दिखा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये ऐसे, ये आपका ऐसे डबल बॉन्ड, ये C O माइनस और आपका ये आ जाएगा। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे? नेक्स्ट स्ट्रक्चर में वापस से ये जो लोन पेयर हैं ये वापस ऐसे आ जाएंगे और ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर बन जाएगा ये ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ C डबल बॉन्ड O और आपका यहाँ पर H। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लस चार्ज कहाँ पर दिखाई पड़ा? यहाँ पर, ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पर, तीनों मेटा पे नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर आ रही है, यहाँ पर आपका ये प्लस चार्ज घूम रहा है, इसमें डेल्टा प्लस आपको यहाँ दिख रहा है, डेल्टा प्लस आपको यहाँ दिख रहा है, डेल्टा प्लस आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका ये है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, यहाँ पर ये
O, यहाँ पर डेल्टा माइनस और यहाँ पर आपका H। दैट मीन्स हमें यहाँ पर ये समझना था कि किसी ग्रुप का म्यूसोमेरिक इफेक्ट बेंजीन रिंग पर ऑर्थो मेटा पैरा में से किस किस पोजीशन पर होता है। तो यहाँ पे दिखाई पड़ता है, चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, उनका जो इफेक्ट है वो बेंजीन रिंग पर केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपका होता है। मेटा पोजीशन पर ऑर्थो इफेक्ट अपना काम नहीं कर पाता है ना। दैट मीन्स फाइनली हमारा कंक्लूजन आया, mesomeric effect on benzene ring acts only at ortho and para position। ठीक है, ये आया। तो हमें यहाँ पर ये समझना था। ठीक है, तो जब भी हम बेंजीन रिंग पर ऑर्थो इफेक्ट की बात करेंगे तो ऑर्थो इफेक्ट केवल आपका ऑर्थो जो ये इफेक्ट है, सॉरी मेसोमेरिक इफेक्ट, केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अपना काम कर पाएगा। ठीक है, ये लिखिए।
हो गया। चलिए आगे देखिए। इन जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, इन जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हम क्यों पढ़ रहे हैं? आपको अगर दो डिफरेंट कंपाउंड दे दे, जैसे कि आपको दे दे कि फिनोल और आपको दे दे कार्बोक्सिलिक एसिड, कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा होगा, तो अगर आपको इन जनरल ही नहीं पता कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होता है, तो आप कोई भी फैक्टर प्लस आई लग रहा, माइनस आई लग रहा, उस पर क्या डिसीजन निकाल पाओगे, है ना। दैट मीन्स आपको पहले तो एक मोटा मोटी पता होना चाहिए कि भाई इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इनसे तो काफ़ी ज़्यादा होती ही है, तो चाहे कोई भी फैक्टर लग जाए ये तो ज़्यादा रहने वाला है ही है। तो देखिए सब ज़्यादा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो आपका पीएच SO3H, पीएच मतलब पीएच दैट मीन्स बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग है, या फिर AR भी मान सकते हैं उसे, बेंजीन पर कुछ और लगा हुआ है ना। पीएच SO3H और यहाँ पर फिर R SO3H, R का मतलब यहाँ पर है एल्काइल ग्रुप। सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं आपके ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड। इसके बाद आपके आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो PHCOH और फिर आपके RCOH। उसके बाद आपके आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद हम देखें तो इसके बाद आपके आते हैं PHOH, फिनोल्स। उसके बाद आपके आते हैं फिनोल्स। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो इसके बाद आपका आते हैं H2O, वाटर। वाटर के बाद आपके आते हैं ROH, एल्कोहल्स। एल्कोहल के बाद आपके आता है
टर्मिनल एल्काइन, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये टर्मिनल एल्काइन है, इनका ये जो ये हाइड्रोजन है ये आपका एसिडिक होता है, टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन के बाद अमोनिया, इसके बाद आपका आते हैं, तो लिख देता हूँ RCH डबल बॉन्ड CH2 टर्मिनल एल्कीन, और उसके बाद आपका RCH2 CH3। तो ये आपका इन जनरल ऑर्डर है। कभी भी अगर वो आपसे पूछता है, मान लो उसने ये कंपाउंड लिया और उसने ये कंपाउंड लिया, तो आपको इस कंपाउंड पे चाहे कोई सा भी माइनस आए, कुछ भी लगा दे, ये फिर भी उससे ज़्यादा इन जनरल नहीं होने का, इन जनरल, है ना। दैट मीन्स आपको एक इन जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो पता होना ही चाहिए। उसी के बाद आप फर्दर देख सकते हो कि इस पर प्लस आई लग रहा है, इस पर माइनस आई लग रहा है, इससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी घटेगी, वो सारे फैक्टर उसके बाद आप डिसाइड करते हो। तो पहले आपको ये मोटा मोटी ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए नोट करके 2 पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। इन जनरल आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, जो एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से कम स्ट्रोंगर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो HCOOH फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड देन बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड होता है ना, COOH। जो आपका फॉर्मिक एसिड है वो आपका बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। बाद में देखेंगे किस इफेक्ट की वजह से हुआ। केवल ये एक तरीके से ये जहाँ पे ये ऑर्डर पलटता है, अदरवाइज इन जनरल आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ही ज़्यादा होंगे। और सेकेंड एक यहाँ पे देखिए, जो आपका ये है CH3OH मिथाइल एल्कोहल इज स्लाइटली, है ना, स्लाइटली मोर एसिडिक। इसका जो Ka का डाटा उसके बेस पर मोर एसिडिक देन H2O। इन जनरल वाटर अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल वाटर से हल्का सा, बहुत हल्का सा ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखिए, इसके बाद आगे चलेंगे। हो गया। थोड़ा सा तेज लिखिए, है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। एक एक वर्ड मत उतारिए। CH3OH उतारा, फिर इज उतारा, एक बार लाइन पढ़ लो, लिख लो, ठीक है।
देखिए 1 बाय 1 हम चलेंगे अलग अलग एसिडिक स्ट्रेंथ पर। पहला देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पर देखिए माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये पढ़ चुके हैं हम पहले भी, है ना। मान लीजिए यहां पर आपका है CH3COOH, इससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा आपका अगर यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका Cl जुड़ा है और यहाँ पे आपका COOH। पहले से पता है, ये अभी पढ़ाया था ये इंडक्टिव इफेक्ट में। दूसरा देखिए प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। दैट मीन्स हम यहाँ पर अगर देखें CH3COH, CH3COH, और अगर मैं यहाँ पर CH3CH2COH है, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने H हटाकर एक CH3 ग्रुप लगा दिया है, तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट CH ग्रुप पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट आपका कम होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपके क्या होते हैं CH2, यहां पर N, और यहां पर आपका COH और आपका COH। ठीक है, दो CH ग्रुप है, उनके बीच में एक CH2 ग्रुप है, और CH2 ग्रुप जो है उसकी वैल्यू बदल सकती है। CH2 ग्रुप, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए एसिड का नाम कैसे ही आता है, एसिड नेम, एसिड नेम इनिशियल्स और N, है ना, और यहाँ पर आपका N की वैल्यू, N की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये आपकी हो सकती है। और यहाँ पर जो ये आता है इनिशियल्स, ये आपके ओम्स गैप ऐसे याद किए जाते हैं, O M S G O M S, तीन हो गए, थोड़ा सा ऊपर आ गया ये, G A P, ओम्स गैप से याद किया जाता है ये। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या बनेगा, COH, यहाँ पे CH ग्रुप 0 रहेंगे तो COH बनेगा। ठीक है, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड क्या बन जाएगा, ये बीच में एक CH2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका COH, COH। ठीक है, सक्सेनिक एसिड, SUCCINIC, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और पिमेलिक एसिड, पिमेलिक एसिड। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, पिमेलिक। ठीक है, ये आपका आता है। इस तरीके से ये नाम याद किए जाते हैं, तो आप सारे एसिड आप ये बना सकते हो ओम्स गैप से। ओम की स्पेलिंग OHM मत यादना, OM ही करना। अभी लिख रहे हो साथ में? देखिए अब यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेलोनिक एसिड है, मान लो ये आपका है यहाँ पर, ये CH2 बीच में एक लगा दिया
और यहाँ पर आपका COH, ये मैंने यहाँ पे लगा दी, ये मेलोनिक एसिड है और वहीं है एक ऑक्जेलिक एसिड, COH है, बीच में कोई CH2 नहीं लगाया, COH। ऑक्जेलिक एसिड को आप मेलोनिक एसिड से क्या मानते हो, ज़्यादा एसिडिक रहेगा, कम एसिडिक रहेगा? ये जो CH2 ग्रुप है क्या लगा सकता है, प्लस आई, माइनस आई या कुछ भी नहीं, प्लस आई लगा सकता है ना। प्लस आई लगाएगा तो इस CH ग्रुप की और इस CH ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, घटाएगा, बढ़ाएगा तो है नहीं, घटाएगा। तो घटाएगा तो बेसिकली जितने ज़्यादा CH2 ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी कम होती चली जाएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या आ जाएगा, O ओम्स गैप में ऑक्जेलिक एसिड, उसके बाद आपका M, उसके बाद आपका S, फिर G, फिर A और फिर आपका P। तो ये आपका ऑर्डर आ जाता है ओम्स गैप के फॉर्म से। ठीक है, लिखिए तुरंत जल्दी से।
हो गया? चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ तो बेंजोइक एसिड पे हम चलें उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर जानिए। मान लीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ तो बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो बेंजीन पर CH लगा हुआ है, तो पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं। मान लो NO2 ग्रुप लगा हुआ है ना, NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो NO2 ग्रुप को मैं पूरी तरीके से बना देता हूँ। N ये डबल बॉन्ड O ऐसे है और यहाँ पर ये है, ये NO2 ग्रुप है। बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है मान लो आपका Cl है और यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है। बेंजीन रिंग पर आपका लगा हुआ है मान लो CH3, ये ग्रुप लगा हुआ है और बेंजीन रिंग पर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर आपका ये OCH3 ये लगा हुआ है। चलिए ये जो ग्रुप है NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग पर क्या लगाता है? +M -M में बताइए, +I -I में बताइए। ये +M लगाता है या -M लगाता है? -M मतलब इलेक्ट्रॉन ये कॉन्जुगेशन के थ्रू खींचेगा, है ना। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या लगाता है? +I -I। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिंबॉलिकली मैं बना देता हूँ, ये बहुत खूब बढ़िया मतलब स्ट्रॉन्गर -M यहाँ पे लगाता है। इसका -M इतना बड़ा है और इसका -I भी खूब इतना बड़ा है। इसके दोनों ही चीज़ें प्रॉपर्टी बड़ी है, -M भी इसका स्ट्रॉन्गर और -I भी इसका स्ट्रॉन्गर है। Cl बताइए, Cl क्या लगाता है? +M या -M? +M, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो अपने लोन पेयर को ये बेंजीन के अंदर यहाँ पर भेज देगा, तो ये +M लगाता है ना। +M ये लगाता है, लेकिन इन दोनों के मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये आपका +M इफेक्ट है, ठीक है। और ये क्या लगाता है? -I या +I? -I, ये आपका लगाता है -I। और सिंबॉलिकली अगर देखें तो इसका -I ये है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो Cl जो ग्रुप है वो इन जनरल, हर ग्रुप हर पोजीशन की बात नहीं कर रहा, इन जनरल उसकी जो टेंडेंसी वो इलेक्ट्रॉन खींचने की है ना कि देने की। देखिए +M है तो +M के थ्रू इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा होगा, -I तो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या बनता है? देने का या खींचने का? तो इसका जो कंक्लूजन है Cl ग्रुप का वो इन जनरल इलेक्ट्रॉन खींचने का बनता है। तो ये आपको याद रखना, ये EWG ग्रुप में है ना। CH3 क्या करता है? +M कुछ भी, +M दिखाने के लिए लोन पेयर होने चाहिए, हाइपर कंजुगेशन दिखाता है ये, है ना। ये आपका हाइपर कंजुगेशन दिखाता है जो ठीक ठाक लेवल का है, और ये आपका +I दिखाता है, ये आपका +I दिखाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। OCH3 क्या करता है? +M या -M? +M ये दिखाता है, और +M इसका स्ट्रॉन्गर है किससे? और O क्या है? ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचता है, -I, और -I इसका है छोटा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका -M भी स्ट्रॉन्गर है, -I भी स्ट्रॉन्गर, ये किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ही ग्रुप है। यहाँ पर +M इफेक्ट इसका थोड़ा छोटा है, -I इसका ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बनता है। उसका +M उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है, -I का इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये H है, हाइपर कंजुगेशन दिखाता है, ये +I दिखाता है, तो इसका इफेक्ट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन देने वाला ही बनेगा। यहाँ पर इसका +M ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से ये देता है, और अपने इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन वीकली खींच पाता है, तो इसका इफेक्ट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन देने वाला बनता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको पता होनी चाहिए। अगर कहीं पर ग्रुप लगा है तो फाइनल हम किस कंक्लूजन के बेस पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बेस पर, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम देखें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड्स। तो क्या कंक्लूजन बनेगा? पहला, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया हुआ है, बेंजोइक एसिड पता है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, है ना। बेंजीन है
और बेंजीन पे लगा हुआ है क्या, COH, बेंजीन पे COH लगा हुआ है, ये आपके होते हैं बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन पे COH लगा हुआ है। अब बेंजीन की जो बाकी बची हुई 5 पोजीशन है, हम उन पर कुछ कुछ ग्रुप्स लगाएंगे। उन ग्रुप्स के लगने से बेंजोइक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी, उसकी चर्चा की जाएगी। अब आप ये बताइए, अगर मैं इन 5 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूँ, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर आपका आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। सेकंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप है, EDG है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आपका है तो क्या होगा? डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए। तो अब में जो ग्रुप हैं, यहाँ पर कितनी अलग अलग पोजीशन है? एक बेंजीन पे एक तो COH लग गया, अब बाकी पोजीशन में कितनी पोजीशन है डिफरेंट? 5 या 3? 3, ऑर्थो, मेटा और पैरा। दोनों ऑर्थो इक्विवेलेंट हैं, दोनों मेटा इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो चलिए पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एट पैरा पोजीशन, एट पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पे मैं कुछ लगाऊंगा और उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपका ये बीच में तो मैंने यहाँ पे ले लिया बेंजोइक एसिड, COH ले लिया। एक और मैं बना लेता हूँ, COH हमने यहाँ पे ले लिया, COH आपने यहाँ पे ले लिया, COH यहाँ पे ले लिया और COH मैंने यहाँ पे ले लिया। इसको हम रेफरेंस पॉइंट रखेंगे बीच में, है ना। चलिए, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ Cl, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ NO2। बेंजोइक एसिड, इसके रेस्पेक्ट में पी क्लोरो बेंजोइक एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर या वीकर? स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ओवरऑल इसका इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट है, तो बेंजोइक एसिड को स्ट्रॉन्गर बनाएगा। इसके रेस्पेक्ट में पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा? और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का इफेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो आपकी ऑर्डर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH3, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ OCH3, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और क्योंकि पैरा पोजीशन पर लगे हैं, तो पैरा पोजीशन पर लगे हैं तो इनका +M -M +I, मतलब I जो भी है वो सब काम करेगा। मेसोमेरिक इफेक्ट आपका ऑर्थो पैरा पे काम करेगा, तो आपका ये ऑर्डर आपका आता है। ठीक है, चलिए बी देखिए यहाँ पर एट मेटा पोजीशन, एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेटा पोजीशन पर क्या मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता है? नहीं। तो अब हमें डिसीजन केवल किसके बेस्ड पे लेना होगा? उनके इंडक्टिव इफेक्ट के बेस्ड पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ मैं ये। अगर मैं मेटा पोजीशन पर OCH3 लगाता हूं तो OCH3 कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला या देने वाला? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, क्योंकि मेटा पोजीशन पर केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चा कर सकते हैं। ये मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर हाइपर कंजुगेशन मेटा पोजीशन से अपना काम नहीं कर पाता। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड है और यहाँ पर मैंने लगा दिया OCH3,
यहाँ पर मैंने लगा दिया Cl और यहाँ पर मैंने लगा दिया NO2। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि मेटा पोजीशन से केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही काम कर सकता है, तो मेटा पोजीशन पर OCH से लगने से ये बेंजोइक एसिड से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। यहाँ पर Cl का और ज़्यादा है तो फिर ये आपका ये हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने लगाया आपका CH3, तो ये आपका हो जाएगा ये। समझ में आया? वही OCH3 जब पैरा पे लगा था तो ये सबसे पीछे था, लेकिन अगर यही मेटा पर लग गया है तो ये फिर बेंजोइक एसिड से आगे आ गया, क्योंकि इस पोजीशन पर केवल और केवल आपका इंडक्टिव इफेक्ट ही काम कर पाता है। थर्ड देखिए, C एट ऑर्थो पोजीशन। एट ऑर्थो पोजीशन पहले यहां तक लिखिए, ये ऑर्थो पोजीशन में हमें टेक्स्ट लिखना होगा कुछ। अभी क्या पढ़ाया सर? ए वाले की बात कर रहा हूं। ए वाले की बात, हाँ ए वाले में लास्ट नाइट का वो सीरीज में पहले OCH3 कैसा ग्रुप है, और उसका प्लस M नहीं देखोगे?
हो गया। चलिए, ऑर्थो पोजीशन पर जब भी हम चर्चा करेंगे तो कुछ अलग हो सकता है ना। ऑर्थो पोजीशन पे कुछ अलग हो सकता है। बेंजोइक एसिड में जब हम ऑर्थो पोजीशन पे बात करते हैं तो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो इफेक्ट काम करता है। इसकी भी हम देखेंगे क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेंजोइक एसिड में अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। लिखिए इसमें, एट ऑर्थो पोजीशन at ortho position ortho effect works comma due to ortho effect ortho substituted benzoic acids are more acidic compared to benzoic acid itself, irrespective to the nature of substituent, तो देखिए, ये बेंजोइक एसिड है। अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा देता हूं तो यहां पर इसके हिसाब से नहीं देखा जाएगा CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है नहीं दे रहा है। CH3 की वजह से यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लगता है, उसकी वजह से ये जो है ये आपका बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं NO2 लगा देता हूँ तो NO2 की वजह से वो ऑर्थो इफेक्ट जो है वो लगना है, वो तो लग ही रहा है, उसके साथ साथ इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपना काम करेगा, तो ये इससे भी और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्थो इफेक्ट बेसिकली है क्या, है ना। इसको लिखिए, देखिए फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट, बेंजोइक एसिड में जो ऑर्थो इफेक्ट लगता है उसे फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट बोल देते हैं। एनिलीन में भी एक ऑर्थो इफेक्ट लगता है, उसे सेकंड ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट
इन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड्स, इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ पर देखिए ये बेंजोइक एसिड है, C डबल बॉन्ड O, OH, ये आपका डिसोशिएट होता है और डिसोशिएट होने पर ये बनाता है C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस। हम बेसिकली चर्चा करेंगे इसकी। अगर ये माइनस चार्ज अच्छे से डीलोकलाइज है तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। अगर ये माइनस चार्ज अच्छे से डीलोकलाइज नहीं हो पाया तो फिर ये कम एसिडिक माना जाएगा। ठीक है, तो केस 1 देखते हैं यहाँ पर। केस 1, व्हेन देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, when there is no substituent at ortho position, जब ऑर्थो पोजीशन पर हमने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया है तब हमें क्या मिलता है। देखिए ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O इस लोन पेयर को भी कॉन्जुगेशन में ला सकता है और वहीं ये C डबल बॉन्ड O इस बेंजीन रिंग के इसको भी ला सकता है। क्रॉस कॉन्जुगेशन का यहाँ पर केस है। तो यहाँ पर देखिए ये हो सकता है, यहाँ पर ये होने पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन में हम यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि ये आपका हो सकता है CO माइनस और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये हो सकता है। वहीं क्रॉस कॉन्जुगेशन में ये C डबल बॉन्ड हो इस बेंजीन रिंग को कॉन्जुगेशन में कर रहा हो, दैट मीन्स आपका ये भी हो सकता है। यहाँ पर आपका ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, C यहाँ पर आपका ये O माइनस और यहाँ पर आपका ये O माइनस, यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, दोनों जो क्रॉस कॉन्जुगेशन के केस में चल सकते हैं। जब ये वाला होता है तब यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड है तो ये C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन रिंग मान लो बोर्ड के प्लेन में है तो ये दोनों C डबल बॉन्ड O हैं, ये ऐसे रहेंगे बोर्ड के प्लेन से बाहर और अंदर। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर ये बेंजीन रिंग के साथ करता तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तब ये दोनों जो ऑक्सीजन है कहाँ होंगे, बोर्ड के प्लेन में या बोर्ड के प्लेन से बाहर और अंदर, कहाँ होंगे बताइए। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, इसकी भी sp2 है, तो ये दोनों ऑक्सीजन बोर्ड के प्लेन में नहीं होंगे। हाँ तो बताइए ना, बोलिए। ये आपका C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर ये H कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में, तो ये बोर्ड के प्लेन में, ये दोनों कार्बन अगर sp2 हैं, ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच सब बोर्ड के प्लेन में है, तो ये दोनों ऑक्सीजन आपके बोर्ड के प्लेन में होंगे, है ना। तो मैं इसे थोड़ा सा और करेक्टेड बना देता हूँ, दैट मीन्स बॉन्ड के हिसाब से ये आपका ये ऐसा है। समस्या ये होती है कि पास आउट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगा, लेकिन कई बार 11th-12th में कतई खाली बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, साल ख़त्म करते हैं, और पास आउट वाला बच्चा 11th वाले बच्चे से भी कम रेस्पॉन्स देता हुआ दिखता है। 11th वाला बच्चा तुरंत पकड़ लेता है, हाँ ये प्लेन में होगा, पास आउट को पता नहीं कहाँ गायब रहता है। IIT की अभी तक की हिस्ट्री में केवल एक बार है पास आउट का जो बच्चा है वो टॉप कर पाया है, वरना आज तक की पिछले 60 साल 70 साल की हिस्ट्री में हमेशा 12th वाले बच्चे ने ही IIT टॉप किया है। बताइए, केवल एक बार ऐसा हो पाया, हमेशा 12th वाला ही करता है। इसका मतलब 11th और 12th के साथ जो तैयारी वही है, उसी वक्त आप अपने समय को यूटिलाइज करके उसी टाइम तैयारी करिए, है ना। और नहीं कर पाए हैं तो अब बहुत सिंसियरली अब तो आपको बिल्कुल दिन रात एक करके करनी चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका, बोथ O आर इन द प्लेन ऑफ
आर इन द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। अच्छा, इससे होगा क्या? अगर यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया तो क्रॉस कॉन्जुगेशन होने की वजह से माइनस चार्ज, ये जो माइनस चार्ज है ये अच्छे से डीलोकलाइज हुआ या नहीं हुआ? अच्छे से ऑक्सीजन का माइनस चार्ज अच्छे से डीलोकलाइज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ दोनों साइड में बिजी हो गया। यही तो कार्बन ग्रुप है ना जो इसको डीलोकलाइज कर रहा है। वो यहां पर पहला केस में देखे तो ठीक है डीलोकलाइज कर रहा है, दूसरे केस में इसने कहां किया? दूसरे केस में तो बेंजीन रिंग के साथ बिजी हो गया। ठीक है, तो ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑक्सीजन का ये माइनस चार्ज अच्छे से डीलोकलाइज नहीं हुआ। अच्छे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ये अच्छे से डीलोकलाइज होना चाहिए, है ना। चलिए अब केस 2 देखते हैं। केस 2 देखते हैं। When there is substituent at ortho position, हम अब ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा देंगे, है ना। चलिए देखिए ये बेंजीन है, ऊपर वाला बॉन्ड की प्रैक्टिस है। ये है, मैं यहां पर एक CH3 लगा देता हूं, तो CH3 को मैं स्टेरिक इफेक्ट के लिए मैं इसके H को खोल खोल के ऐसे बनाऊंगा, है ना। ऑब्वियसली ये रहते तो ऐसे ही हैं। यहां पर आपका C डबल बॉन्ड O माइनस, ये होगा। ऊपर की साइड वाला कॉन्जुगेशन मैं यहां पर दिखा रहा हूं, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा? यहां पर आपका C, ये आपका O माइनस, और यहां पर आपका ये O डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा। और यहां पर आपका C, यहां पर आपका H और H। बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर ये लगा हुआ है, तो ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये कहाँ रहेंगे? बोर्ड के प्लेन से अंदर और बाहर। और ये कार्बन कहाँ है? ये तो बोर्ड के प्लेन में है। तो ये कार्बन और इसके तीनों छोटे नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन, मतलब उसी तरीके से छोटी जगह में वहाँ पर हैं, और ये दोनों ऑक्सीजन ऐसे अलाइन हो गए हैं। तो इन ऑक्सीजन को अभी CH3 से कोई स्टेरिक इफेक्ट एक तरीके से नहीं लग रहा, आराम से ये परपेंडिकुलर अलाइन हो जाएंगे। लेकिन जब मैं इधर वाला कॉन्जुगेशन, बेंजीन रिंग वाला कॉन्जुगेशन चलाऊंगा, जब मैं बेंजीन रिंग वाला कॉन्जुगेशन चलाऊंगा तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? तब इन दोनों ऑक्सीजन को कहाँ आना पड़ेगा? बोर्ड के प्लेन में आना पड़ेगा, है ना। दैट मीन्स तब आपका केस होगा ये, तब इन्हें यहां आना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा। तब ये जो हाइड्रोजन है, ये जो CH3 ग्रुप है, क्या इससे इन्हें स्टेरिक इफेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा तो ये दोनों, ये वाला जो क्रॉस कॉन्जुगेशन है जो बेंजीन रिंग के साथ चल रहा था, वो क्या उतना अच्छा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। दैट मीन्स ये वाला क्रॉस कॉन्जुगेशन यहां पर रुक जाएगा। अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन यहां पर रुक गया, तब अब आप मुझे बताइए कि बेंजीन, मतलब ऑक्सीजन पर जो माइनस चार्ज है, अब वो ज्यादा अच्छे से डीलोकलाइज हो पा रहा होगा या नहीं? अब तो क्रॉस कॉन्जुगेशन, बेंजीन रिंग वाला जो क्रॉस कॉन्जुगेशन, उसको तो ब्लॉक कर दिया ना, वो तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन की वजह से वो हो नहीं पा रहा। तो अब ऑक्सीजन का माइनस चार्ज डेडिकेटेडली C डबल बॉन्ड O के थ्रू डीलोकलाइज हो पा रहा होगा, है ना। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन खत्म हो गया तो डीलोकलाइजेशन रुक गया। तो उसकी वजह से आप ऑर्थो पोजीशन पर कुछ भी ग्रुप लगाइए, क्रॉस कॉन्जुगेशन रुक जाएगा। क्रॉस कॉन्जुगेशन रुक जाएगा तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक आएंगे आपके डायरेक्ट बेंजोइक एसिड से। ठीक है, 2 लाइन में लिखा दूंगा, वो पहले ये लिख लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट ने 11th 12th में नहीं पढ़ा है तो आपको लगता है कि ये एक साल तो पहली बात तो है ही नहीं,
जब पेपर आएंगे तो अप्रैल से वो आएगा, अप्रैल से उसको सुधारी, अप्रैल से लेके कब तक का टाइम है, दिसंबर तक का या जनवरी तक का मान लो। तो क्या आपको लगता है कि अगर उसने 11th-12 में तैयारी नहीं करी तो ये 6-7-8 महीने सब में पढ़ ले सकता है? नहीं पढ़ सकता। और यहाँ में जो लोग आते हैं उसमें से 70-80% लोग कि जी एकेडमिक पहले करा लेते फिर ये करा लेंगे। कैसे करा लोगे भाई? एकेडमिक के 2 साल तो तुम खाली करा दोगे बिल्कुल कि कुछ नहीं, बिना बच्चे के दिमाग पे प्रेशर ना आए, और 8 महीने में फिर वो जी तोड़ ऐसा मेहनत कर दे कि IIT निकाल दे। असंभव है, नहीं होने का। तो 11th-12th वाले वे 2 साल भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको कम से कम इतना पढ़ाओ कि सारी चीज़ें लगभग बहुत सारी आती हों, बस आप थोड़े से कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने लिया है।